गली मोहल्ले में मायका। सीमा मल्होत्रा अपने परिवार के साथ शहर के सबसे पॉश इलाके के एक नामचीन अपार्टमेंट में रहती थी, पर 1 करोड़ के इस फ्लैट की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जिस सिलसिले में आज प्लम्बर को बुलाया गया है। प्लम्बर पाइपलाइन चेक करने के बाद गंभीर चेहरे के साथ कहता है, सर ये मामला छोटा नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है। पाइपलाइन अंदर से बुरी तरह जाम है और लीकेज इतनी ज्यादा है कि पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते ही वहां इकट्ठे मल्होत्रा परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब कुछ दिनों की बात है ना, मैं तो कह ही रहा था बहुत छोटी मोटी बात होगी। छोटी बात है तो और अच्छी बात है पापा जी, मैं तो बस चाह रही थी कि इस बदबू से छुटकारा मिल जाए। बाथरूम की हालत तो आपने देख ही ली, पानी ठीक से निकल नहीं रहा और बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसे में किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जल्दी से ठीक कर दीजिए ना भैया, जल्दी हो जाएगा ना। मैम इसे ठीक करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। पूरी पाइपलाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो हर कुछ दिन में यही दिक्कत दोबारा होगी। 15 दिन? मजाक है क्या? 1 हफ्ते बाद तो मैंने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है। किटी कैंसिल मम्मी, और क्या। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सब मैनेज कैसे होगा। छोटी छोटी करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल गई, बिना बाथरूम और पानी के कैसे रहेंगे हम। देखिए मेरी सलाह है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ रहना ना ही सिर्फ असुविधाजनक होगा बल्कि हेल्थ के लिए भी रिस्की हो सकता है। सीवेज गैस बहुत टॉक्सिक होती है। मतलब ये कि अब हमें अचानक से बोरिया बिस्तर लेकर निकलना पड़ेगा? अरे कोई ऑप्शन तो होगा बेटा। अगर आप सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ चाहते हैं तो मैं हल्का फुल्का ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन चलेगा, फिर वही प्रॉब्लम दोबारा होगी। मेरा प्रोफेशनल सजेशन यही रहेगा कि आप इसे पूरी तरह ठीक करवाइए, वरना आपके फ्लैट की प्रॉब्लम पूरे बिल्डिंग की प्रॉब्लम बन जाएगी। आप क्या बहस कर रहे हैं? कहा तो सही प्लम्बर ने सीवेज गैस टॉक्सिक होती है। मुझे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तुम कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरा घर देख लो या फिर हम होटल में रह लेते हैं। अंकित और रमेश यहाँ वहां अपने दोस्तों को फोन करके खाली फ्लैट के जुगाड़ में लग जाते हैं, पर ऐसे खड़े खड़े फ्लैट मिलना आसान तो था नहीं। रात को खाने की टेबल पर कुछ हुआ पापा जी? प्लम्बर तो कल से ही काम शुरू करने की बात कर रहा था और रात यही हो गई। प्लम्बर को परसों का बोल दे क्या? परसों का बोल तो देंगी भाभी और खाना बाहर से खा लेंगी, पर बाथरूम पड़ोसियों का यूज करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। हम होटल में जाते हैं ना पापा। सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी अंकित के कॉल पर उसकी सासू माँ मनीषा का कॉल आता है और बातों बातों में अंकित उन्हें सारी प्रॉब्लम बता देता है, जिसे सुनती ही मनीषा कहती है, माना आप लोगों की तरह वेल फर्निश्ड घर नहीं है हमारा, पर आपको हम किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे दामाद जी, ये मेरा वादा है। कल सुबह ही, अरे सुबह भी क्या, मैं तो कहती हूँ अभी ही आप सब हमारे यहाँ पधार जाइए। होटल का कमरा लेंगे तो नहीं करते भी 2,500-3 हजार एक कमरे का किराया पड़ जाएगा, और एक कमरे में आप सब रहेंगे कैसे? फिर खाना पीना, एक दिन के 10,000 का खर्चा मान कर चलिए तो 15 दिन के हुए 1.5 लाख रुपए। अरे कुछ दिनों की बात है, क्यों इतने पैसे लगाने? तो बताइए नाश्ते में क्या बनाऊं? निशा का मायका पक्ष ज्यादा मजबूत तो नहीं था। वो लोग शहर के मोहल्ले वाले इलाके में रहते थे, जो कि सीमा के लिए टैकी था, पर मरता क्या नहीं करता। अगली सुबह अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर सभी गली मोहल्ले के मायके पहुंच जाते हैं। एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े, दूसरे से अपने नाक को दबाए सीमा गलियों से अंदर जाती है। अगर मेरी सहेलियों को पता चल गया ना कि मैं यहाँ रहने आई हूँ तो कसम से इज्जत का फालूदा हो जाएगा मेरा। क्यों मम्मी जी, इन गलियों में भी तो इंसान ही रहते हैं ना, और आपकी सहेलियां तो अपने सास ससुर को पूछती भी नहीं है, और यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ बूढ़े बुजुर्ग ना हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। तभी एक स्त्री वाले अपनी दुकान के सामने से निशा और उसके ससुराल वालों को गुजरता देखता है। अरे भाभी जी, आप लाइए, ये सामान मुझे दीजिए, मैं घर तक ले जाता हूँ, आप लोग आराम से आइए। ये रास्ता इतना गंदा रहता नहीं है, वो 2 दिन से झाड़ू वाला नहीं आ रहा है ना, इसलिए जरा मैं डालता हूँ कंप्लेंट, कल तक पूरी गली चकाचक मिलेगी आपको। बिना किसी पैसों के सामान आपके घर पहुंच गया, इससे अच्छी सर्विस कहाँ मिलेगी सीमा जी? और मल्होत्रा परिवार पहुंचता है निशा के मायके। अरे देखिए जी कौन आया है। समधन जी, दिक्कत तो नहीं हुई ना कोई? दामाद जी आइए, मैं अभी रोहन को आप लोगों को देखने ही भेज रही थी। आपके यहाँ तो गाड़ियों के आने की सुविधा ही नहीं है समधन जी, इसीलिए तो अंकित की शादी के बाद मैंने कभी यहाँ आने की सोची ही नहीं। आप गाड़ी की चाबी लाइए जीजू, यहाँ पीछे ग्राउंड है, मैं वहां पार्क कर देता हूँ, गलियां जरा छोटी पड़ जाती है ना।
बहुत गर्मी हो रही है यहाँ आंटी जी। अरे मनीषा जी, जरा ठंडाई वंडाई पिलाइए बच्ची को। एक कमरे में नया नया एसी लगवाया बेटा जी हमने, आपके सोने का इंतजाम वहीं कर देंगे। अंकिता आगे जाकर टेबल पर बैठती है कि ट्रे में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए पड़ोसन शकुंतला वहां आती है। उठा लो बेटे, शर्माओ मत। पहचाना नहीं होगा आपने मुझे, पर मैंने ना आपको शादी में देखा था। मैं मनीषा की पड़ोसन। वो मैं तबेले दूध लेकर आ रही थी तो बिरजू ने बताया आप लोग आए हैं, तो मैं तुरंत चली आई। अरे भाई, हमारी बच्ची के ससुराल वाले आए हैं, खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मैं डाइट पर हूँ। अरे रमेश भाई साहब, आप भी आए हैं? बताइए, देखे ही नहीं मैंने। काफी दुबले हो गए आप। ये कितना याद करते हैं आपको। शादी में जो इन्होंने आपके साथ ताश खेली, उसके बाद तो बस इनके मुंह से आपका नाम ही नहीं उतरा। मनीषा और निशा मिलकर सभी के लिए खाना लगाती हैं। ये तो बिना छुट्टी की छुट्टी हो गई मम्मी। मुझे तो बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब हम नानी घर जाते थे। अरे धीरे बोलना। मेरा तो हो गया, और रोटियां नहीं आंटी जी, मेरा पेट भर गया। तभी दरवाजे से मिठाई लेकर दूसरे पड़ोसी गोमती और सुरेश अंदर आते हैं। अभी कहाँ हो गया बेटा? अभी तो मीठा खाना बाकी है। हमारे मोहल्ले में आए और गोमती के हाथ का मीठा नहीं खाया तो क्या खाया? ये पकड़ मनीषा डब्बा और सभी को मिठाई परोसते। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरे समधन समधी आए हुए हैं, मैं तुरंत मीठा बनाने बैठ गई। वैसे मैं ना शादी पार्टियों के लिए भी मिठाई बनाती हूँ। दूर दूर तक कुरियर जाता है मेरे डब्बों का। आपकी तो बड़े बड़े कांटेक्ट होंगे, किसी को जरूरत होगी तो बताइएगा सीमा जी। रिकॉर्ड दे देना, कितने लोगों से मिलती होगी भाभी जी, कहाँ याद रहेगा। और बताइए रमेश भाई, सब कैसे हैं आप? आपके दर्शन हुए तो 6 महीने हो गए। खाना हो जाए तो यहीं बैठकर 2 हाथ कर लेते हैं। आप भी ना भाई साहब। मोहल्ले के मेल मेंबर तो रमेश के साथ ऐसे जुगलबंदी जमा कर बैठ जाते हैं मानो बरसों पुराना दोस्त लौटा हो। नाश्ता करने के बाद सभी जरा आराम करने चले जाते हैं, पर अंकित को तो करना था काम। चलो यहाँ थोड़ी शांति है, कितना बोलते हैं यहाँ सब। किसी शादी में ले जाओ तो बैंड बाजे की कमी भी यही लोग पूरा कर देंगे। चलो काम कर लेता हूँ। शुरू हो जा भाई अंकित। अंकित छत पर टहलता हुआ फोन पर बातें कर रहा था, तभी एक बॉल उड़ती हुई आती है और उसके हाथ पर लग जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर वहीं गिरकर टूट जाता है। अबे ये बॉल किसे मारी? ये बॉल मारने वाला अगर मेरे हाथ लग गया ना तो आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अब ये फोन कैसे रिपेयर होगा? डेटा का बैकअप भी नहीं है मेरे पास। अगर ये फोन नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिढ़ते हुए अंकित नीचे मोहल्ले में जाता है, जहां उसका गुस्सा देखकर सारे बच्चे भाग खड़े होते हैं। ये ऐसे स्वागत किया है तुम्हारे मायके वालों ने मेरा? ऐसे तो ये कहते हैं हमारी बेटी का पति पूरे मोहल्ले का दामाद होता है, और मोहल्ले के दामाद का फोन तोड़ दिया ताकि मैं काम न कर पाऊं। वहां प्लम्बर फ्लैट में क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? अब फिर से गली पार करके मुझे ग्राउंड में जाना होगा, कार निकालनी होगी, फिर कहीं जाकर मैं फ्लैट में जा पाऊंगा। मेरे क्लाइंट्स के सारे कॉन्टेक्ट फोन में ही थे, कैसे वापस आएंगे वो सारे कॉन्टेक्ट? हे भगवान, शांत हो जाओ अंकित। बच्चों ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, गलती से लग गई होगी बॉल। बाहर जाओ तुम सब। किससे मारी बॉल? निशा बेटा ठीक कह रही है दामाद जी, आप शांत हो जाइए और ये फोन मुझे ला कर दीजिए। ये मोहन भाई है ना, मोबाइल दुकान वाले, उनका तो काम यही है। रात तक आपका फोन बन जाएगा। फोन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक तो ये बच्चे क्रिकेट पिच पर खेलने वाले बॉल से मोहल्ले में खेल रहे हैं। अगर ये बॉल अंकित के सर पर लगी होती तो क्या होता? शुभ शुभ बोलिए समदन जी, शुभ शुभ बोलिए। मैं भी खबर लेता हूँ बच्चों की। अंकित को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर जाकर हॉल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद बच्चे रोते हुए अंदर आते हैं और अंकित के पैरों पर अपनी बैट रख देते हैं। वो बॉल मैंने मारी थी जीजू, आपको गुस्सा आ रहा है ना? उठाइए ये बैट और लताड़ दीजिए मुझे। वैसे भी अगर आपने छोड़ दिया तो मेरे घर वाले मुझे कूटेंगे। इतने छोटे से बच्चे पर कोई कैसे ही गुस्सा निकाल सकता था? और आज के बाद से मोहल्ले में नाइट मैच शुरू हो जाती है, जिसमें मोहल्ले का दामाद यानी कि अंकित भी छोटे अंकित के साथ टीम अप करके क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। एक सुबह अचानक ही मौसम अपनी करवट बदल लेता है और आसमान पर बादल छा जाते हैं। ऐसे में ठंडे पानी से अगर मैं नहाई तो मेरी तो तबीयत ही बिगड़ जाएगी। हवा कैसी ठंडी बह रही है। हाय, तू स्वेटर शॉल तो लेकर आई है ना बहू? मार्च का महीना है मम्मी, सर्दी जा चुकी है। कल तो सभी को पसीने आ रहे थे। आसपास कहीं बर्फबारी हुई होगी, इसलिए जरा मौसम बदल गया है। वैसे मुझे तो अभी भी गर्मी ही लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई,
खिड़कियां खोल ली, अब एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना एक ही कमरे में कौन कौन सोए। सीमा नहाने जाती है और पानी से भरी बाल्टी देखकर परेशान होते हुए बाहर आकर कहती है, हे भगवान, यहाँ तो गीजर भी नहीं है, गर्म पानी के बिना कैसे नहाऊं मैं बहू। बहन जी, मैंने स्टोव पर पानी गर्म करने चढ़ा दिया है, आप फिक्र क्यों करती हैं? अभी 5 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। और ये बाथरूम कितना छोटा है मम्मी, इंसान खड़ा हो वही बहुत है। अब गीजर लगवाते भी अंकल जी तो कहाँ लगवाते। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, हमारे घर पर किसी को गर्म पानी से नहाने की आदत ही नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं। आपको भी ट्राई करना चाहिए मम्मी जी, इससे ना शरीर की 10 बीमारी ऐसे ही छूमंदर हो जाती है। आप गर्म पानी ले जाओ मम्मी, आज मम्मी जी को ठंडे पानी से नहाने देते हैं। देखिएगा मम्मी जी आप कैसे तरोताजा महसूस करती हैं। पहले तो सीमा मना करती रहती है, पर वो थी तो अपनी बहू के घर पर, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता। ठंडे पानी से नहाकर सीमा बाहर आती है और फैन ऑन करके बैठ जाती है। अरे वाह बहू, सच में तेरे ठंडे पानी ने तो कमाल कर दिया, वरना तेरी सास जो जुलाई में भी बारिश होने पर स्वेटर पहन लेती है, आज मौसम के बदलने के बाद भी फैन ऑन करके बैठी हुई है। चलिए, यहाँ आने का कोई तो फायदा हुआ आपको सीमा जी। कहीं कुछ अच्छा लगे तो बोल देना चाहिए मम्मी। बोल भी दो। हाँ हाँ बाबा, ठंडे पानी से नहाने का फायदा मुझे एक बार में ही समझ में आ रहा है बहू, पर यहाँ आने से मेरी किट्टी तो मिस हो गई ना। ऐसे घर पर बैठे रहने की आदत नहीं है मुझे, ना किट्टी, ना गेम्स, ना सहेलियों से मिलना जुलना। बस इतनी सी बात संदन जी, वो तो अभी हो जाएगा। मोहल्ले की औरतों को ये बताने की देर थी कि निशा की सास अकेला महसूस कर रही है। अपने घर से हाउसी, कार्ड्स, लूडो और पता नहीं क्या क्या लेकर सभी औरतें सीमा के पास पहुंच जाती हैं। आपके घर पर जब किट्टी होती होगी ना भाभी जी, तो नाश्ते का इंतजाम आपको ही करना पड़ता होगा, पर यहाँ तो आपके गेस्ट ही नाश्ता भी लाएं और गेम्स भी। अरे तुम लोगों को हाउसी भी आती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं आती? इन गलियों के अंदर जो मजा है ना वो और कहीं नहीं। तो टिकट बाट मनीषा, खेलना शुरू करते हैं, सिंगल नंबर 3। निशा वहीं दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी और ये महसूस कर पा रही थी कि धीरे धीरे ही सही उसके ससुराल वाले गली मोहल्ले के मायके में एडजस्ट हो रहे थे। एक शाम निशा और उसकी ननद मार्केट जाने के लिए निकलते हैं। अंकिता गली से गुजरती हुई नोटिस करती है कि उसे हर कोई देख रहा है, जिससे वो असहज महसूस करने लगती है। भाभी, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या आप हीरोइन हो? बिटिया, वो बच्चों ने तुम्हें पहचाना नहीं ना, तुम घर से कम बाहर आती हो ना, इसलिए तुम्हें देख रही हैं। और बड़े बुजुर्ग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस घर की हो। यहाँ नए लोग आते हैं ना, तो सब उनसे जान परिचय करने को उत्सुक रहते हैं, इसीलिए तो यहाँ Z सिक्योरिटी है। एक नया परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। घबराने की जरूरत नहीं है। ओह, मतलब यहाँ सब एक परिवार की तरह रहते हैं? बिल्कुल दीदी, यही तो हमारे मोहल्ले की खासियत है। एक रुमाल भी गिर जाएगा ना आपके हाथों से तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर उठाकर ले गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर आता है मोहल्ले की शादी का कार्ड, जहां जिद करके निशा अपनी ननद को लेकर जाती है। शादी में सब डांस कर रहे थे और अंकिता सहमी सी साइड में खड़ी थी कि लड़की की बहन अंकिता को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती है। भाभी, मैं ऐसे डांस नहीं कर सकती। अरे दीदी, बस एक बार ट्राई तो करो। अंकिता धीरे धीरे डांस करने लगती है और खुद भी एंजॉय करने लगती है। अरे वाह, ये तो फन है। जो अपनापन अंकिता ने अपने दोस्तों के बीच महसूस नहीं किया था, वो अपनापन उसे इन गली मोहल्लों में महसूस होने लगा था। अंकिता को एहसास होता है कि छोटे घर, सादे लोग और मोहल्ले की चहल पहल भी अपनी एक अलग खुशी देती है। आज पहली बार अंकिता किचन में जाती है। पता है भाभी, यहाँ आने के पहले मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ बहुत परेशानी होगी, लेकिन यहाँ की सादगी और अपनापन सच में कमाल का है। बेटा, असली खुशी बड़े घरों में नहीं, बड़े दिलों में होती है। शायद आप सही कह रही हैं आंटी, अब मैं भी इस मोहल्ले की मेहमान नहीं, परिवार का हिस्सा हूँ। आज सुबह निशा निश्चिंत होकर उठती है, क्योंकि अब उसके गली मोहल्ले के मायके को लेकर ना उसकी सास के मन में कोई हिचक थी, ना ही उसकी ननद को कोई परेशानी। तो पराठे बना दो ना मम्मी जी, या हमेशा की तरह ब्रेड बटर और भुजिया खाएंगे आप? ये क्या कह रही है बहू? तो घर का खाना तो मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए कि एक बार खाओ और 4 घंटे के लिए भूख ना लगे। ये ब्रेड बटर क्या खाना होता है? बिल्कुल मम्मी जी, मैं अभी पराठे बनाकर लाती हूँ।
वैसे समधन जी, मैंने इडली के लिए घोल भिगो कर रख दिया है, तो दोपहर में इडली बना दूंगी और रात में डोसा। रात तक रुकेंगे ही कहाँ हम मम्मी जी, प्लम्बर का कॉल आया था, पाइपिंग का काम पूरा हो गया है तो हमें निकलना होगा। पता ही नहीं चला आज हमें यहाँ पूरे 15 दिन हो गए। मतलब हम जा रहे हैं भैया? हाँ, अब जाना तो पड़ेगा ना। वैसे भी मम्मी जी को कितनी परेशानी हो रही थी हमारे कारण। क्या दामाद जी, अपने लोगों के आने से परेशानी होती है क्या? जानी की सुनकर सीमा के हलक से तो पराठे ही नहीं उतर रहे थे। उसकी आंखें बार बार भीग जा रही थी। वो एक आंख से अपने आंसू पूछती तो दूसरे से पराठे को दही में डुबोती। तभी दरवाजे से उसकी सहेलियां आती है। ऐसा मत बोल सीमा, तू इतनी जल्दी नहीं जा सकती। अभी तक तूने मेरे हाथों का बना केक भी नहीं खाया। वैसे तो मैं ये सब नहीं बनाती, पर जब मुझे पता चला कि तू इंग्लिश खाना पसंद करती है तो मैंने केक बनाना सीखा। सोचा कि तेरा बर्थडे आने वाला है तो केक कटवाऊंगी, पर तू तो जा रही है। तो समधन जी के बर्थडे का केक हम आज ही कटवा देते हैं गोमती। दोपहर को मनीषा के घर पर ही छोटी सी पार्टी होती है, जहां सभी मल्होत्रा फैमिली को छोटा सा फेयरवेल देते हैं। सभी को गले मिलने के बाद स्त्री वाले बिरजू को टाटा करते हुए मल्होत्रास भीगी आंखें लिए सभी को उदास कर वापस अपने घर लौट जाते हैं।